दोस्तों, गोलियों की तड़तड़ाहट से मुजफ्फरपुर का ऑफिसर्स कॉलोनी गूंज उठता है। बैडमिंटन खेलने वक्त एक समाज कल्याण पदाधिकारी को 7 गोलियां मारी जाती है। पहली गोली उनकी आंख में लगती है, आंख निकल के बाहर आ जाता है। दूसरी गोली जबड़े में लगती है, जबड़ा टूट जाता है। तीसरी गोली सिर में लगती है और सिर के अंदर ही फंस जाती है। और चौथी गोली सिर को टच करते हुए बाहर निकल जाता है। पांचवी गोली बाएं हाथ में लगती है और छठी गोली दाहिने हाथ में लगती है। और सातवीं गोली सीने को पार कर जाती है और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी ने इतिहास रच दिया था। ये कहानी सबको सुननी चाहिए। 7 गोली लगने के बावजूद भी समाज कल्याण पदाधिकारी जब 6 महीने के बाद वापस हॉस्पिटल से लौटते हैं तो एक इतिहास रच देते हैं। और दोस्तों, इस हत्याकांड में जो जो बड़े बड़े अधिकारी लिप्त थे, जो जो बड़े बड़े अधिकारी और नेता मिलकर साजिश किए थे, उन सबको ऐसा सबक सिखाते हैं। दोस्तों, अपने कातिलों को, अपने साजिशकर्ता को, बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े नेताओं को ऐसा सबक सिखाते हैं। दोस्तों, उनके छक्के छूट जाती है। बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े नेताओं की नींद हराम हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी उनको जरूर सुननी चाहिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। ये हिम्मत की मिसाल है कहानी। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सच्ची घटना है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से होती है। वहाँ एक शिवदास सिंह नामक एक आदमी रहते थे और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था रिंकू सिंह राही। जब रिंकू सिंह राही पैदा हुआ तो उनके खर्च कम पड़ने लगे और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वो शहर चले जाते हैं। शहर में काम करने लगते हैं। धीरे धीरे रिंकू सिंह राही बड़ा होता है। उसका एडमिशन उसके पिता शिवदास एक सरकारी स्कूल में करा देते हैं। रिंकू सिंह राही काफ़ी पढ़ने लिखने में जीनियस लड़का था। जैसे तैसे करके वो 10th पास करता है बहुत ही बढ़िया नंबर से। दोस्तों, वो कॉलेज में चला जाता है। वहीं के एक सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज में उसका दाखिला हो जाता है और इंटर में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाता है। अब उसे आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति अलाउड हो जाती है। उसके टीचर बोलते हैं अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें छात्रवृत्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, उनका नंबर इतना अच्छा आता है कि जमशेदपुर के बीटेक कॉलेज में उनको पढ़ने का मौका दे दिया जाता है। वहाँ का जो भी खर्च होता था पढ़ने का, उनका मेंटेन लगभग छात्रवृत्ति से हो जाया करती थी। जो थोड़ी बहुत कमी रहती थी उनके पिता शिवदास सिंह पूरा कर दिया करते थे। दोस्तों, रिंकू सिंह राही जमशेदपुर के ही एक छोटे मोटे हॉस्टल में रहता है। वहीं रह के वो पढ़ाई करता था। एक दिन वो घर आता है। घर में आस पड़ोस के लोगों से मिलता है तो आस पड़ोस के लोग जो कि उसके पिता के साथी थे, बहुत सारे को पेंशन मिला करती थी जो भी 60 साल के ऊपर हो गए थे। तो रिंकू सिंह राही को बोलते हैं कि तुम अपने पिता की पेंशन के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर देते। जब रिंकू सिंह अपने पिता शिवदास से ये बात पूछते हैं तो उसके पिता शिवदास बोलते हैं कि बेटा, हमने बहुत कोशिश की पेंशन के लिए, बहुत चक्कर काटा ऑफिस के, लेकिन हमें पेंशन नहीं मिली। ये पेंशन बड़े बड़े अधिकारी ये सब मिलकर खा जाते हैं। दोस्तों, पिता की इस बात से रिंकू सिंह राही को एक दिशा मिल जाता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि मुझे समाज कल्याण पदाधिकारी बनना है और बहुत सारे गरीब लोगों का विकास करना, उनका भला करना है। ये बात उनके दिमाग में कर गई थी। और दोस्तों, सन 2004 में यूपी पीसीएस में उनकी सिलेक्शन हो जाती है क्योंकि बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही मेहनती लड़के थे। और कैडर मिलता है उन्हें समाज कल्याण पदाधिकारी का। और 2007 में उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद सन 2008 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में समाज कल्याण पदाधिकारी के पद पर वह पोस्टेड हो जाते हैं। दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है और रिंकू सिंह राही के जीवन में भी एक मोड़ आता है। दोस्तों, 2009 में रिंकू सिंह राही समाज कल्याण पदाधिकारी के पद पर अपना पदभार संभाल लेते हैं। तभी दोस्तों सरकार चल रही थी बसपा की, यानी कि मायावती जी की। तभी वो देखते हैं दोस्तों बहुत सारे छात्र और छात्राएं उनसे मिलने आते हैं, उनसे बात करते हैं। इसी क्रम में एक छात्र उनसे बोलता है कि साहब, जब मैं स्कूल जाता हूँ छात्रवृत्ति के लिए तो स्कूल वाले बोलते हैं कि ऑफिस से क्लियर नहीं हुआ है। जब हम लोग ऑफिस आते हैं तो यहाँ के बाबू और ऑफिसर्स बोलते हैं कि यहाँ से ऑफिस को भेज दिया गया छात्रवृत्ति। आखिर साहब हम लोग करें क्या, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, ये सुनकर रिंकू सिंह राही को अपना वो दिन याद आने लगता है कि अगर वो छात्रवृत्ति नहीं मिलती उन्हें तो वो आज पढ़ाई नहीं कर पाते, और पढ़ाई नहीं कर पाते तो समाज कल्याण पदाधिकारी नहीं बन पाते। दोस्तों, बहुत ही गहन चिंता में चले जाते हैं और बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम लोग स्कूल जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, जब रिंकू सिंह राही एक बाबू को बोलकर छात्रवृत्ति वाला फाइल मंगवाते हैं और रजिस्टर मंगवाते हैं, जब चेक करते हैं तो बाप रे बाप, बहुत सारा घोटाला हुआ पड़ा था। ये घोटाला लगभग 100 करोड़ से ऊपर था। इसमें बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता की मिली भगत थी। क्योंकि दोस्तों, समाज कल्याण पदाधिकारी के अंदर 5-6 योजनाएं ऐसी आती है जो समाज के लिए बढ़िया होती है। आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी एक बार जान लीजिए।
दोस्तों पहला योजना होती है छात्रवृत्ति का, जो गरीब विद्यार्थी को, जीनियस विद्यार्थी को दिया जाता है। दूसरा योजना होता है दिव्यांगजन लोगों के लिए, उसकी सहायता के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है। तीसरी होती है बुक बैंक योजना, ये भी गरीब लोगों के लिए ही है। और चौथी है वृद्धाश्रम, वृद्ध लोगों के विकास और छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास। चौथी आती है दोस्तों गरीब लोगों की बेटी की शादी के लिए बहुत सारे पैसे आते हैं सरकार की तरफ से। और पांचवी योजना होती है दोस्तों गरीब लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा उनका इलाज में खर्च हो रहा है, तो समाज कल्याण विकास पदाधिकारी ये सब काम देखता है, उन्हें पैसा दिलवाता है। तो ये सब योजनाएं में घोटाला हुआ पड़ा था दोस्तों। किसी गरीब की बेटी के लिए पैसा नहीं दिया गया था, किसी गरीब का इलाज नहीं कराया गया था, कहीं छात्रावास नहीं बने थे और कागजों में सब मेंशन था। करीब करीब 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ पड़ा था। ये देखकर रिंकू सिंह राही का पैर तले जमीन खिसक जाता है और धीरे धीरे वो ये सब घोटाला का सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि घोटाला का फाइल खोल सके। अब दोस्तों 1 मिनट टाइम और दे दीजिए। समाज कल्याण पदाधिकारी के लिए डिग्री क्या चाहिए, बनते कैसे हैं, ये भी जान लेना आवश्यक है। तो दोस्तों इसके लिए स्नातक की डिग्री चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन BA पास। दूसरा समाज शास्त्र का, मनोविज्ञान का और मानव विकास अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों रिंकू सिंह राही इस सब घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों ये खबर वहाँ के छोटे छोटे क्लर्क बाबुओं को लगती है, वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो भी इस घोटाला में शामिल थे और बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े नेताओं को फ़ोन कर देते हैं कि ये जो बाबू आए हैं समाज कल्याण पदाधिकारी, ये घोटाला की जांच कर रहे हैं और इसका सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अगर ये घोटाला खुल गया तो बड़े बड़े ऑफिसर के गर्दन फंसेंगे, बड़े बड़े नेता के गर्दन फंसेंगे, सब मारे जाएंगे, इसलिए आप लोग कुछ न कुछ कीजिए। दोस्तों ये सुनते ही बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े नेता घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। जो वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर थे वो इन्हें बुलाते हैं ऑफिस में और समझाते हैं कि भाई तुम्हारा भी कमीशन तुम्हें मिल जाएगा, ये सब जांच छोड़ो, ये सब पुराना वाकया हो गया है, आगे देखते हैं। लेकिन रिंकू सिंह राही नहीं मानते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में लखनऊ के एक बड़ी अधिकारी का फोन आता है, उन्हें डायरेक्ट चेतावनी दिया जाता है, यूँ बोली कि धमकी दिया जाता है। वो अधिकारी बोलते हैं कि तुम्हें नौकरी करना है या मरना है। अगर तुम ये घोटाले के पीछे पड़े रहोगे तो तुम्हारी लाश ऐसी जगह मिलेगी जहाँ चील कौवे भी नहीं खाएंगे उसे। लेकिन दोस्तों ये धमकी से भी रिंकू सिंह राही नहीं घबराते हैं। वो अपने मन ही सोचते हैं ऐसे धमकी तो ऑफिसर्स को मिलते रहते हैं। वो अपने घोटाले की जांच के लिए सब कुछ तैयारी कर ही रहे थे। तभी दोस्तों उनके एक विश्वस्त सूत्रों से खबर मिलती है कि उनको कोई मारने वाला है और शूटर को 50,000 रुपया दिया जा चुका है। दोस्तों ये सुनकर रिंकू सिंह राही थोड़ा सा घबराते हैं और सीधे जाते हैं DM साहब के पास और DM साहब से मिलते हैं और DM साहब को सारे घोटाला की जानकारी देते हैं और अपने मारने वाले की भी खबर देते हैं और उस ऑफिसर के बारे में भी बताते हैं जो उन्हें धमकी दिया था। DM साहब बोलते हैं कि तुम निश्चिंत रहो और अपना काम ईमानदारी से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों ये सुनकर रिंकू सिंह राही को थोड़ा हौसला मिलता है और फिर से वो घोटाला की जांच शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये वाकया मार्च 2009 का है, जब बड़े बड़े अधिकारी के समझाने से, धमकी देने से रिंकू सिंह राही नहीं मानते हैं तो बड़े बड़े नेता और ऑफिसर्स मिलकर मीटिंग करते हैं। अब बोलते हैं इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ट्रांसफर होना अब संभव नहीं था क्योंकि मार्च 2009 में इलेक्शन का ऐलान हो चुका था और आचार संहिता लागू हो चुकी थी। अब सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ चुका था। तो निर्णय ये होता है कि ट्रांसफर तो नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें दुनिया से ही ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि इन्हें मारने का प्लान बना चुके थे। दोस्तों 26 मार्च 2009 ये ऑफिसर्स कॉलोनी में बैडमिंटन कोर्ट होता है जहां बड़े बड़े ऑफिसर्स बैडमिंटन खेलते हैं। सुबह 8 बजे का वक्त था, ये बैडमिंटन खेल रहे थे। वहीं पर मौजूद था इनका एक बाबू जिसके साथ ये बैडमिंटन खेल रहे थे। ये शॉट पे शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन बाबू का दिल बैडमिंटन खेलने में नहीं लग रहा था। वो किसी का इंतजार कर रहा था। तभी 2 लड़के वहां पे आते हैं। बाबू से आंखों में इशारा होता है और बाबू आंखों ही आंखों में इशारा कर देते हैं कि यही शख्स रिंकू सिंह राही है, समाज कल्याण पदाधिकारी। और दोनों लड़के वहां पे आते हैं और खूब तारीफ करने लगते हैं, साहब आप तो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हो। और इसके बाद आंखों ही आंखों में इशारा होता है, दोनों पिस्टल निकाल लेते हैं और दनादन गोलियां बरसाना शुरू करते हैं रिंकू सिंह राही के ऊपर। दोस्तों 7 गोली चलाते हैं वो दोनों मिलकर। पहला गोली उनकी आंख में लगती है और आंख निकल कर बाहर निकल जाती है। दूसरा गोली उनके सिर में जाकर फंस जाती है। तीसरा गोली सिर में लगते हुए निकल जाती है। चौथा गोली उनके बाएं हाथ में लगती है। 5वीं गोली भी दाहिने हाथ में लगती है और 6ठी गोली जबड़े में लगती है और 7वीं गोली उनके सीने का पार हो जाता है। रिंकू सिंह अपने ही खून में नहाए हुए उसी कोर्ट में गिर जाते हैं। वहाँ और भी बड़े बड़े ऑफिसर थे जो कि ये नज़ारा देखने के लिए आए थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि आज ऐसा होने वाला है। लेकिन उनका एक भाई भी था, वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि मेरे भैया को गोली लगी है, कोई मदद करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन वहाँ जो CO थे, SDM थे और भी बड़े बड़े अधिकारी थे,
कोई भी ये पहल नहीं करता कि एम्बुलेंस बुलाया जाए, क्योंकि वो दिल ही दिल में चाह रहे थे इसका काम तमाम हो जाए। कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाता है, तब तक क्वार्टर से लोग भाग के वहाँ आते हैं। आनंद फानंद में एम्बुलेंस भी आती है और उन्हें लाद कर वहाँ से जो लोकल हॉस्पिटल था वहाँ ले जाया जाता है। लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टर जब उनकी ये हालत देखते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। जो उनके समझ में आता है वो ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार कर देते हैं। अब बोलते हैं साहब बड़ी हालत नाजुक है, इन्हें कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। आनंद फानंद में वहाँ से उन्हें बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों 1 महीने तक वो कोमा बोलिए या बेहोश बोलिए वो हालत में रहते हैं। 1 महीने के बाद उनकी आंखें खुलती है दोस्तों, और अपनी स्थिति देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है, लगभग 6 महीने वो बेड रेस्ट पे रहते हैं। 6 महीने उनका इलाज चलता है, तब जाके वो धीरे धीरे चलने के लायक होते हैं। अब दोस्तों समाज कल्याण पदाधिकारी रिंकू सिंह राही कैटेगरी की स्थिति में आ चुके थे। अब वो सेफ नहीं रहे, क्योंकि उनका एक आंख बेकार हो चुका था, जबड़ा पूरा खुल नहीं पा रहा था, कान के पर्दे फट चुके थे, हाथों में भी चोट थी, तो विकलांग की कैटेगरी में आ जाते हैं। सरकार उन्हें 4 महीना और बेड रेस्ट देती है। जब वो बेड रेस्ट करने के बाद अपना फिर से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों वो हिम्मत नहीं हारते हैं और फिर से वही घोटाला की जांच शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही फिर घोटाला की जांच शुरू हो जाती है, फिर बाबू खबर देते हैं बड़े बड़े ऑफिसर नेताओं को कि फिर से ये जांच शुरू कर दिए। मतलब इतना कर गुजरने के बाद भी इनका हौसला पस्त नहीं होता है। अब बड़े बड़े ऑफिसर्स और नेता फिर से मीटिंग शुरू कर देते हैं कि इतना हमला होने के बाद, जानलेवा हमला होने के बाद भी नहीं सुधरा, अब यहाँ से इसकी ट्रांसफर कर दिया जाए। तब तक दोस्तों इलेक्शन भी हो चुका था और मायावती की सरकार जा चुकी थी। अब आ गया था सपा की सरकार, यानी अखिलेश यादव की सरकार बन चुकी थी। दोस्तों अब उनकी पोस्टिंग वहां से श्रावस्ती कर दिया जाता है। रिंकू सिंह राही श्रावस्ती पहुंचते हैं और वहां फिर वही काम शुरू कर देते हैं। वहां भी जितना भी योजनाएं था उनका घोटाला की जांच करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही बड़े अफसर को ये भनक लगती है, तुरंत 3 दिन बाद ही उनकी दोबारा पोस्टिंग कर दी जाती है वहां से कि भैया तुम्हारा यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो अफसर यहाँ पे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। अब दोबारा 3 दिन बाद उनकी पोस्टिंग हो जाती है ललितपुर में। दोस्तों ललितपुर में वो 1 साल रहते हैं और वहां पर भी वही घोटाले की जांच फिर शुरू कर देते हैं। उनके अंदर जो भी था बड़ी ईमानदारी से करते हैं, जहां भी घोटाला नजर आता है उनकी जांच शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर जो सब उत्तर प्रदेश के ही थे, ये काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई ये शख्स किस मिट्टी का बना हुआ है। इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी ये नहीं सुधर रहा है, आखिर क्या किया जाए। दोस्तों ललितपुर से एक बार पोस्टिंग फिर उनकी आ जाती है अलीगढ़, जहाँ के वो रहने वाले थे, जहाँ वो बचपन से बड़े हुए थे। अब दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर और नेता मिलकर उन्हें इतना परेशान करने लगे, दोस्तों इतना परेशान करने लगे कि उन्हें कैसे न कैसे फंसा के उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके ऊपर घुसखोरी का आरोप लगा दिया जाता है और बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इस आरोप से भी रिंकू सिंह राही का हौसला पस्त नहीं होता है। इतना होने के बावजूद, सस्पेंड होने के बावजूद भी वो इसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन अब वो सस्पेंड हो गए थे, ऑफिस जा नहीं सकते थे, कुछ काम कर नहीं सकते थे। दोस्तों मन ही मन बहुत ही दुखी होते हैं और एक दिन डिसाइड करते हैं कि जाकर जंतर मंतर पर अनशन आमरण करने का शुरू कर देते हैं। बहुत सारे नेता, बहुत सारे ऑफिसर उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ इतना हादसा हो गया, तुम सुधर क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम जान दे के ही मानोगे। लेकिन वो नहीं मानते, किसी की बात नहीं सुनते हैं। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मेरे शरीर में सांस चलती रहेगी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और घोटालेबाज को जीना हराम कर दूंगा। और दोस्तों जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। अब नेता और ऑफिसर मिलकर फिर एक मीटिंग करते हैं और इस घोटाले में, इस साजिश में डॉक्टरों को मिला लिया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर की टीम पहुंचती है उनका जांच करने के लिए, स्वास्थ्य की, जो कि आमरण अनशन करने वाले का ऐसा होता है। कोई भी अनशन शुरू करता है तो डॉक्टर टीम पहुंच जाती है, उनका बीपी, शुगर सब चेक करने लगती है कि क्या शरीर पर प्रक्रिया हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है। और वो जो डॉक्टर की टीम थे ये ऑफिसर से, नेता से मिले हुए थे। दोस्तों वो डॉक्टर उन्हें मेंटल घोषित करते हैं, यानी कि पागल घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों उन्हें पागल खाना भेज दिया जाता है। कुछ दिन उनका पागल खाना में इलाज चलता है। जब वो डॉक्टर से मिलते हैं और सारी वस्तुस्थिति बताते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ प्लानिंग की गई है, साजिश की गई है, दोस्तों वहां से डॉक्टर उन्हें फिर से रिहा कर देते हैं। दोस्तों वो फिर से अलीगढ़ में आकर समाज कल्याण पदाधिकारी के पद पर आकर कार्य करने लगते हैं। अब फिर से वही घोटाला की जांच, फिर से वही धरपकड़ शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब तक वो पोस्ट पर रहे तब तक बड़े बड़े ऑफिसर्स और नेताओं का नींद हराम करते रहे। फिर बड़े ऑफिसर और नेता एक मीटिंग करते हैं कि आखिर इसका क्या किया जाए। तो एक बड़े अधिकारी सुझाव देते हैं कि क्यों ना सरकार की तरफ से जो योजना आती है, दोस्तों सरकार की तरफ से योजना आती है, बहुत सारे अधिकारी को IAS IPS पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से योजना आती है कि उन्हें पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार देती है, उन्हें हॉस्टल में रहने का पूरा खर्चा सरकार देती है। तो बड़े अधिकारी बोलते हैं इसी योजना के तहत रिंकू सिंह राही को IAS IPS पढ़ने के लिए किसी छात्रावास में भेज दिया जाए। दोस्तों ये प्लानिंग डन हो जाती है और इसमें बड़े बड़े अधिकारी और नेता मिलकर उनका नाम हायर कर दिया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 5-6 ऐसे संस्थान हैं
जिसको बोलते हैं राजकीय आईएएस आईपीएस सेंटर। दोस्तों राजकीय आईएएस आईपीएस कोचिंग सेंटर में सिर्फ बड़े बड़े सरकारी अधिकारी ही जाते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से भेजा जाता है। अब दोस्तों इनको वहां भेज दिया जाता है। रिंकू सिंह राही राजकीय आईएएस आईपीएस कोचिंग सेंटर में पहुंचने के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। आईटीआर के द्वारा इसी घोटाला की जांच परख शुरू कर देते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है। आईटीआर डालते थे और वहां से जानकारी लिया करते थे। यानी कि वहां भी कोचिंग में भी वो शांत नहीं बैठते हैं और अपने साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं को वहां से भी जीना हराम कर देते हैं। अब दोस्तों ये बड़े बड़े अधिकारी तंग होकर अलीगढ़ आईएएस आईपीएस कोचिंग सेंटर से उनका ट्रांसफर वहां से फिर करवाते हैं, कहाँ? हापुड़। अब दोस्तों रिंकू सिंह राही हापुड़ के आईएएस आईपीएस कोचिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं। तब तक दोस्तों वो काफी फेमस हो चुके थे, लोग उन्हें जानने लगे थे और उनकी ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी थी और उनके रुतबे का, उनके हिम्मत, उनके हौसले, जज्बे का भी चर्चा हर जगह होने लगा था कि इतना कुछ सहने के बाद भी, इतनी पोस्टिंग सहने के बाद भी, इतनी गोलियां खाने के बाद भी इनका हौसला पस्त नहीं हुआ है। जैसे वो हापुड़ आईएएस आईपीएस कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उन्हें जानने लगते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट एक दिन उन्हें बोलता है कि सर आप ये क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर पढ़ने आए हो तो पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? आप ये सब बेकार की चीज़ क्यों करते हो? रिंकू सिंह राही उनकी तरफ गौर से देखने लगता है तो वो स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने जो लड़ाई लड़ी अपने जीवन में क्या उखाड़ लिया? किसी भी अधिकारी का, किसी भी नेता का आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। खुद अपना नुकसान करा बैठे, साथ साथ गोलियां खाई, पूरा शरीर का सत्यानाश करा लिया, पोस्टिंग पर पोस्टिंग, पोस्टिंग में पोस्टिंग, पोस्टिंग में पोस्टिंग झेले जा रहे हो, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। ऐसा आप क्यों नहीं करते? जितना ध्यान आप इधर दे रहे हो उतना ध्यान अपनी पढ़ाई पे दो और आईएएस का एग्जाम निकाल लो, यूपीएससी क्लियर कर लो। आप बड़े अधिकारी बन जाओगे, डीएम बन जाओगे, फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो इन घोटालाबाजों को और अपने गोली चलाने वाले से भी बदला ले सकते हो। दोस्तों ये दिन उनके लिए काया पलट का दिन था। उस स्टूडेंट की बात उनके दिल में घर कर जाती है। जब वो रात को सोते हैं तो उन्हें नींद भी नहीं आती है, रह रह कर उसी स्टूडेंट की बात उन्हें याद आती है। दोस्तों वो सब कुछ छोड़ देते हैं। अब किसी भी जानकारी से उन्हें कोई मतलब नहीं था, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं था। अब सारा ध्यान वो पढ़ाई पे लगा देते हैं क्योंकि जीनियस तो शुरू से ही थे। इधर दोस्तों जितने भी सरकारी ऑफिसर थे, बड़े बड़े और नेता, बड़ी चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब रिंकू सिंह राही के अंदर बदलाव आया है, अब ये डर रहा है, अब ये समझ रहा है। और दोस्तों रिंकू सिंह राही अपना सारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर देते हैं। और दोस्तों साल 2021 में वो आईएएस ऑफिसर में पास हो जाते हैं। उनका रैंक मिलता है 683 और कैडर मिलता है उत्तर प्रदेश कैडर। वो काफी खुश होते हैं। तब तक दोस्तों सरकार भी बदल चुकी थी। उत्तर प्रदेश से सपा की सरकार आउट हो चुकी थी और बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, योगी आदित्यनाथ जी का। दोस्तों जब लोग बाग सुनते हैं, मीडिया वाले सुनते हैं जिस शख्स को 7 गोली लगी थी, एक आंख काम नहीं कर रहा है, दिमाग पर लगी ये गोली, दोनों हाथ काम नहीं कर रहा है, जबड़ा टूटा पड़ा है, वो आईएएस का एग्जाम निकाल लिया। दोस्तों चारों तरफ वाहवाही होने लगती है, मीडिया वाले पूरा कवरेज करने लगते हैं। हर न्यूज पर, हर फ्रंट पेज पे इनका ही खबर छपा हुआ था। और दोस्तों लक देखिए, आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चला जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो होती है मुजफ्फरनगर में, जहां उन्हें गोली मारी गई थी बैडमिंटन कोर्ट के अंदर। और उनकी पोस्टिंग होती है ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर। जैसे ही वो अपना पदभार संभालते हैं ज्वाइंट कमिश्नर का, वो उसी बैडमिंटन कोर्ट में जाते हैं जहां उन्हें गोली मारी गई थी। उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। उसके बाद वो अपना केस फिर से रीओपन करवाते हैं। अब दोस्तों कमिश्नर बन चुके थे, एक पावरफुल इंसान बन चुके थे और सभी साजिशकर्ता जितने भी ऑफिसर्स थे, बाबू थे, शूटर थे, सबको सजा दिलवाते हैं। उनके ऊपर कुछ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है और धीरे धीरे सभी ऑफिसों से फाइल मंगवाते हैं और सभी घोटाला की जांच करते हैं। घोटालाबाजों को बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो कितने बड़े भी अधिकारी थे। और उनके साथ साथ कई नेता का भी नाम उछलता है, लेकिन अब तक वो विपक्ष में बैठ चुके थे। उन्हें भी सजा होती है, अफसरों को भी सजा होती है। दोस्तों ये कहानी थी एक हिम्मत, एक जज्बा की। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों, आपके अंदर एक जोश, एक ऊर्जा पैदा करना। जब 7 गोली लगने के बाद आदमी ज्वाइंट कमिश्नर बन सकता है, आईएएस का टेस्ट पास कर सकता है, यूपीएससी क्रैक कर सकता है, तो लोग चाहने से क्या नहीं कर सकते। आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए आदमी को हिम्मत जल्दी नहीं हारनी चाहिए। वक्त और परिस्थिति तो आती है, उसका डट के हमें मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों जब ज्वाइंट कमिश्नर रिंकू सिंह राही अपना दिन याद करते हैं तो बसपा मायावती की सरकार में उन्हें गोली मारी गई थी, सपा अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें मेंटल घोषित किया गया था और बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो आईएएस बने थे। दोस्तों ये कहानी थी एक ज्वाइंट कमिश्नर ईमानदार रिंकू सिंह राही की,
दोस्तों कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हो सके दोस्तों इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो भी आदमी इसे देखेगा उसे हौसला मिलेगा। दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है बीके गुप्ता जी का। दोस्तों बीके गुप्ता जी लिखते हैं, कोर्ट का असली जजमेंट तारीख पे तारीख होता है। दूसरा कमेंट है नरेश जी का। नरेश जी लिखते हैं, वेरी वेरी नाइस स्टोरी एंड कहानी सर। तो नरेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा कमेंट है भोपाल से सुनील सिंह का। ये लिखते हैं, सर आपकी वीडियो देखने और सुनने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सुनील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथा कमेंट है रांची से रंजीत कुमार यादव का। ये दुर्गा जी के बारे में लिखते हैं, बहुत बहुत अच्छा दुर्गा सर। तो रंजीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों पांचवा कमेंट है मन्नू, डिम्पल और सोनी का। आज उनका बर्थडे है, तो मन्नू, डिम्पल, सोनी जी आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी खुशियां आपको मिले। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।